गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये किया कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss about the important addition polymers. First of all, we will discuss about polyethylene or polythene. In this, monomer unit is ethene, as the name suggests. Ethene, IUPAC name, ethylene, common name. This is formed by free radical polymerization of ethene or by Ziegler-Natta catalyst. This polythene is of two types: low density polythene, which is commonly known as LDPE, and high density polythene, which is commonly known as HDPE. Now first of all, what is low density polythene? Low density polythene is manufactured by heating ethylene at a temperature of 465 to 485 Kelvin at very high atmospheric pressure up to the order of 1500 to 2000 atmosphere in presence of traces of oxygen. तो जब हम इस तरह से पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा दैट विल बी हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होगा, वो फ्लेक्सिबल होता है, स्लाइटली वाइटिश होता है, ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर होता है, मॉडरेट इसकी स्ट्रेंथ होती है और टफनेस जो है इसकी हाई होती है। और यूजेस क्या रहेंगे इसके? इट इज़ यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स, also used for insulating wires and cables, and also used in manufacture of flexible pipes, toys and bottles. How you can prepare? See this reaction. This is ethylene. So you have to take n molecules of ethylene, CH2 double bond CH2. आपको हीट करना है 465 to 485 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर। आपने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना है और दोनों तरफ चेन आपको कंटिन्यू करनी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एन। तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज टू गिव यू पॉलीथीन। तो जब हम ये पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, दिस इज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और जिससे कि हमें क्या मिलेगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा। नेक्स्ट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे? हम इथाइलिन को ट्रीट करेंगे 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर, सीधा रिएक्शन। और अब हमने प्रेशर लिया 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो डेंसिटी में आपको ध्यान है 2000 एटमॉस्फेयर के आसपास हमें प्रेशर लेना पड़ा था, और साथ में अब हमने लिया है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की वजह से ही हमारी रिएक्शन माइल्ड कंडीशंस में हुई हैं। अब हमारी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर भी पॉलीथीन मॉलिक्यूल इथीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो जाएगा टू गिव यू पॉलीथीन। तो व्हाट इज़ दिस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट? दिस इज़ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम and titanium tetrachloride. We will discuss in detail about the Ziegler-Natta catalyst in next slides. फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब हम पॉलीथीन को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से पॉलीमराइज करते हैं तो जो हमारी इथीन बनेगी वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगी। क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन की? ये लीनियर पॉलीमर होगा। जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन था वो ब्रांच्ड पॉलीमर था, और ब्रांच्ड पॉलीमर होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम थी, मेल्टिंग पॉइंट कम था, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, जो कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से हम बनाते हैं, तो वो आपका लीनियर होगा, और उसमें जो है मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, एंड दैट्स वाई दे हैव हायर डेंसिटी एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इट इज़ क्वाइट हार्डर, ये काफ़ी हार्ड होगा, टफ होगा, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होगी, ठीक है। और इट इज़
आल्सो केमिकली इनर्ट भी होगा ये। तो इसको हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स, बकेट्स, टब्स, पाइप्स, हाउसवेयर्स, पाइप्स, bottles, etc. Now, first of all, we will discuss what is Ziegler-Natta polymerization. तो Ziegler-Natta polymerization में पहले आपको पता होना चाहिए what is Ziegler-Natta catalyst. तो Ziegler-Natta catalyst में आपके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रांजिशन मेटल होगी जो कि 4th ग्रुप की होगी, टाइटेनियम, जिरकोनियम या हाफनियम में से कुछ भी, हम टाइटेनियम ही यूज़ करते हैं। और सेकंड आपका होगा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो कि को कैटलिस्ट का काम करेगा इसमें। तो जनरली जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, फर्स्ट वन। सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं टाइटेनियम ट्राईक्लोराइड एंड इसमें जो है डाई इथाइल एल्यूमिनियम है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो जनरली वो यूज़ TiCl4 एंड Et3Al। ओके, तो देखो जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन होती कैसे है, तो मैकेनिज़्म क्या है इसका, ये देखिए। दिस इज़ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है, टाइटेनियम जो होता है उसके ऊपर ट्रांजिशन मेटल है तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से जब हम इसमें अपनी मोनोमर यूनिट डालते हैं, से हमने इथाइलिन डाला, तो जब हम इथाइलिन डालेंगे तो ट्रांजिशन मेटल जो यहाँ प्रेजेंट है टाइटेनियम, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इथीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन, ये सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ये हमने ये वाला जो है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है जिसमें इथीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं टाइटेनियम को। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, ये आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है, इसमें आपने इथीन डाला है तो इथीन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है ट्रांजिशन मेटल के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो इथाइलिन मॉलिक्यूल हमने ऐड किया था, अब इंसर्शन रिएक्शन होगी। इंसर्शन रिएक्शन से क्या होगा, ये इथाइलिन मॉलिक्यूल जो हमने लिया था ये ऐड हो जाएगा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के टाइटेनियम और इथाइल ग्रुप के अंदर। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये टाइटेनियम था आपका, ये आपका जो है इथाइल ग्रुप था CH2CH3, तो यहाँ बीच में आपके देखो CH2CH2 एडिशन हो गई है, तो इथीन ग्रुप जो है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, आपका टाइटेनियम और इथाइल ग्रुप के बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरी इथीन मॉलिक्यूल डालेंगे, वो अगेन फिर से पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, देन अगेन इंसर्शन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका बार बार कंटिन्यू होता रहेगा एंड अल्टीमेटली आपका पॉलीमर आपका बन गया है। ठीक है, तो पॉलीमर बन गया, अब हमने करना है हाइड्रोजिनेशन करना है, और उससे क्या होगा, ये पॉलीमर आपका रिलीज्ड हो गया एंड दिस कैटलिस्ट इज़ रीजनरेटेड बैक, और उससे हम दोबारा से रिएक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आपने याद रखना है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के साथ जब आप हीट करेंगे इथीन को, तो आपका सबसे पहले इथीन ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद इंसर्शन हो जाएगी, फाइनली आप और इथीन मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे जितनी आपको चेन ग्रो करनी है, पॉलीमर आपका बन गया, देन आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है और आपका पॉलीमर बन जाएगा एंड कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो जाएगा, उस कैटलिस्ट को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं।
फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हमने की, वहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी, मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ब्रांच्ड पॉलीमर बनता है जब हम उससे करते हैं। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट तो है पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस अंडर माइल्डर कंडीशंस। आपने अभी ऊपर देखा लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हमें हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर लेना पड़ा था, लेकिन जब हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर किया जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ करके, तो क्या हुआ, हमारी कंडीशंस माइल्ड होगी, टेम्परेचर भी कम लेना पड़ा और प्रेशर तो बहुत बहुत ज़्यादा कम लेना पड़ा, ठीक है। और सेकेंडली क्या हुआ, उससे जो पॉलीमर बना वो लीनियर बना, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। और लीनियर पॉलीमर हमारे लिए बेस्ट होता है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो बेस्ट पॉलीमर होता है, ठीक है। थर्ड रहेगा इसका पॉलीमराइजेशन अकर्स इन अ स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर। अब आपका स्टीरियो आइसोमर्स में भी आपको विनाइल पॉलीमर के बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये 3 टाइप के होते हैं, आइसोटैक्टिक, सिनडायोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। तो हम अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करके जिस भी टाइप का पॉलीमर हमें बनाना है वी कैन प्रिपेयर। The next advantages of Ziegler-Natta polymerization is easy regeneration of catalyst। अभी हमने ऊपर मैकेनिज्म में देखा पॉलीमर हमने रिमूव कर लिया हाइड्रोजनेशन से और अब आपका क्या हो गया, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया था जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो आपकी काफ़ी कम होती है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ Ziegler-Natta polymerization। Now these are the स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ विनाइल पॉलीमर। विनाइल पॉलीमर आपके 3 टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको आइसोटैक्टिक दिखा रही हूँ, ये आपका आइसोटैक्टिक है। आइसोटैक्टिक में क्या होगा, जो भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है जिसको मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है, दैट सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन। देखो सारे के सारे आपके सेम साइड में हैं, राइट साइड में दिखाए हैं मैंने। तो सेम ऑर्डर, आइसो मीन्स सेम, टैक्टिक मीन्स ऑर्डर। तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर आपके जिसमें सब्सटीट्यूएंट सेम साइड पे होंगे। देन नेक्स्ट इज सिनडायोटैक्टिक। अब सिनडायोटैक्टिक में देखिए सिन का मतलब होता है सिनडायो अल्टरनेटिंग। तो यहाँ जी ग्रुप्स कैसे प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेटली ऑन अपोजिट साइड। फर्स्ट में देखिए राइट में है, देन लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर है तो वो आपके होंगे सिनडायोटैक्टिक। देन लास्ट इज एटैक्टिक। एटैक्टिक, ए का मतलब नो ऑर्डर, अब कोई ऑर्डर नहीं है आपका, तो रैंडमली ओरिएंटेड होगे। कोई कहीं पर आप लेफ्ट में, राइट में, देखो फर्स्ट में राइट है, देन लेफ्ट है, फिर लेफ़्ट आ गया, फिर लेफ़्ट आ गया, फिर राइट आ सकता है। तो रैंडम ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज़ एटैक्टिक पॉलीमर, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो हैं चेंज करके अपनी चॉइस के हिसाब से आइसोमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर जो हमने किया, पॉलीथीन। सेकेंड एडिशन पॉलीमर इज़ पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीप्रोपीन। तो नेम से ही पता चल रहा है इसके अंदर मोनोमर यूनिट रहेगी प्रोपाइलीन और यू कैन से प्रोपीन। तो ये जो प्रोपीन है, अब देखिए रिएक्शन देखिए, ये प्रोपीन है, एन मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसको परोक्साइड्स की प्रेजेंस में हीट करके भी पॉलीप्रोपीन में चेंज कर सकते हैं और जिगलर नाटा कैटलिस्ट से भी कर सकते हैं। अगर आप परोक्साइड्स की प्रेजेंस में करेंगे तो आपका ब्रांच्ड पॉलीमर बनेगा, एटैक्टिक पॉलीमर बनेगा, तो आपका पॉलीप्रोपाइलिन जो बनेगा वो एटैक्टिक होगा। और अगर आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट से करते हैं तो यू कैन प्रिपेयर आइसोटैक्टिक और सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आप करके फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की, एटैक्टिक पॉलीमर मिल जाएगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट से पॉलीमराइजेशन की तो आपको सिनडायोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक पॉलीमर मिल जाएगा। अब व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीप्रोपीन?
इट इज़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन, पॉलीथीन से हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हाई होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। इसी वजह से ये फाइबर बनाने के लिए काम में यूज़ करते हैं। तो यूजेस क्या रहेंगे इसके? इट इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फूड्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइनिंग ऑफ बैग्स, लाइनिंग मटेरियल फॉर टीवी कैबिन्स एंड रेफ्रिजरेटर, for making ropes, fibers, heat shrinkable wraps for records and other articles, and you can also make automobile moldings, seat covers, carpet fibers and ropes etc. from the polypropylene. The next addition polymer is polyacrylonitrile, PAN, and trade name for PAN is Orlon. Orlon इसका ट्रेड नेम है। तो जैसा कि हमें पॉलीमर के नेम से ही पता चल रहा है, इसकी मोनोमर यूनिट आपकी रहेगी एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल इज आल्सो नोन एज विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCN। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN के N मॉलिक्यूल्स अगर आप लेंगे तो आपका ये वही करना है, हमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना है। CH2 CH CN आपका ये रहेगा, और क्योंकि आपकी जो पॉलीमराइजेशन होनी है वो कार्बन कार्बन आपकी चेन रहेगी, मेन चेन में कार्बन कार्बन एटम्स रहेंगे। एडिशन पॉलीमर्स में मैंने आपको बताया था मेन चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। तो यू विल गेट योर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी? इट इज़ अ हार्ड, हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग सब्सटेंस। यूजेस क्या होते हैं इसके? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, बाथिंग सूट्स एक्सेट्रा, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो नेम से ही पता चल रहा है इसकी मोनोमर यूनिट क्या रहेगी? विनाइल क्लोराइड। तो अभी ऊपर हमारा जो किया था, साइनो की जगह सिर्फ Cl ले लो आप, तो वो आपका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। परोक्साइड्स की प्रेजेंस में की यू विल गेट CH2CH बॉन्ड कंटिन्यू, N नीचे आप दिखाएंगे Cl। तो दिस इज़ PVC। तो PVC की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? इट इज़ अ लीनियर कलरलेस पॉलीमर एंड इज़ थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको पहले बताया था, जिसको आप अगेन एंड अगेन हीट करके डिफरेंट शेप्स में माउल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ इनसॉल्यूबल इन ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोकार्बन्स। What are uses of PVC? When plasticized with high boiling esters, यानी जब आप इनको हाई बॉइलिंग एस्टर्स के साथ हीट करते हैं तो आपको मिलता है डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, और वो जो डाई एन ब्यूटाइल थैलेट है उससे आपके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रेन कोट्स, हैंड बैग्स और प्लास्टिक डोल्स बनती हैं। सेकेंड, इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, that's why used for making wires, cables and some other electrical goods. Third, it is also used in making gramophone records and hose pipes. Next addition, very important addition polymer is Teflon. Teflon is trade name polytetrafluoroethylene भी हम इसको बोलते हैं, और नेम से ही पता चल रहा है, पोली हटा दो तो मोनोमर यूनिट इसकी क्या रहेगी? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी इथाइलिन के चारों हाइड्रोजन हटा के आपके 4 फ्लोरीन ग्रुप्स लगे हैं। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, देखिए N मॉलिक्यूल्स ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 आप लेंगे। ठीक है, और आपको इसको जो है इनिशिएटर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, तो जनरली आप अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट NH4 ट्वाइस S2O8 के साथ इसको हीट करते हैं एंड हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वही आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। यू विल गेट CF2CF2N,
दिस इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन और टेफ्लॉन। ठीक है, ये थी प्रिपरेशन। नाउ व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन? अगेन इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 600 केल्विन। टफ है, डिफ़िकल्ट टू वर्क है एंड ऑलमोस्ट इनर टू केमिकल्स एंड इवन एक्वारेजिया तक से इनर्ट है ये, एंड इट कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है। इसी वजह से कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम टेफ्लॉन को? सबसे मेन यूज़ इसकी केमिकल इनर्टनेस की वजह से, इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। ये जितने भी आप घर में नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हैं, फ्राइंग पैन यूज़ करते हैं, इन सब में आपकी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और टेफ्लॉन की कोटिंग होने की वजह से ये इनर्ट है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी है और नॉन स्टिकी है। ठीक है। सेकेंडली, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग गास्केट्स, पंप पैकिंग्स, वॉल्व्स, सील्स, नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स एंड फिल्टर क्लॉथ। Next type of polymer is polystyrene. Trade name for this is styrone. तो नेम से ही पता चल रहा है पोलीस्टाइरीन, तो मोनोमर यूनिट इसकी क्या रहेगी? स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है? इथीन जो आपकी है उसमें एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करके फिनाइल ग्रुप लगाना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 ये आपका रहेगा स्टाइरीन। वही दोनों में से कुछ भी, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा है मैंने ऊपर एरो के, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। नीचे जिगलर नाटा कैटलिस्ट लिखा है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, तो यू विल गेट ओवरऑल पॉलीस्टाइरीन। तो जिस भी स्टीरियो केमिस्ट्री का आपने प्रिपेयर करना है उस हिसाब से यू कैन चूज़ योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कि आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है या जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करनी है, तो दोनों से आपकी यू विल गेट पॉलीस्टाइरीन। क्या प्रॉपर्टी होती है पॉलीस्टाइरीन की? इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत लाइट वेट का पॉलीमर होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? इट इज़ यूज्ड टू मेक टॉयज़, हाउस होल्ड वेयर्स, electronic body items and refrigerator linings. These are some uses of styrone. Next addition polymer is PVA, polyvinyl acetate. तो नेम से ही पता चल रहा है मोनोमर यूनिट इज विनाइल एसीटेट। अब विनाइल ग्रुप है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो नीचे आपने एसीटेट ग्रुप लगा दिया OCOCH3, ठीक है, तो सॉरी OCOCH3 ग्रुप लगा दिया। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप कर रहे हैं रिएक्शन, तो यू विल गेट CH2, जस्ट डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट CH2 CH OCOCH3 है और दोनों तरफ आपकी चेन कंटिन्यू। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स एंड आल्सो फॉर मेकिंग पेपर ग्रीज प्रूफ। पेपर को ग्रीज प्रूफ बनाना है तो वी कैन यूज़ PVA। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर इज पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट, PMMA। PMMA नेम से ही पता चल रहा है मोनोमर यूनिट क्या रहेगी आपकी? MMA, मिथाइल मीथा एक्राइलेट। तो मिथाइल मीथा एक्राइलेट की आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करनी है एंड यू विल गेट PMMA। तो सबसे पहले ये हम MMA प्रिपेयर करते हैं। MMA हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एसीटोन, दिस इज़ एसीटोन। एसीटोन की HCN से रिएक्शन करते हैं, बहुत बार की हुई है हमने, तो साइनोहाइड्रिन हमारे बन जाएंगे।
उस साइनोहाइड्रिन की हमने मिथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करनी है, तो हमारे ये मोनोमर यूनिट बन जाएगी मिथाइल मीथा एक्राइलेट। देखिए दिस इज़ मिथाइल मीथा एक्राइलेट, CH2 डबल बॉन्ड CH3 COO CH3। तो इसको पेरोक्साइड से ट्रीट करना है आपने। जस्ट कैसे दिखाना है आपने, COCH3 को नीचे रख देना और ये बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड C, एक तरफ CH3 एक तरफ COCH3, चेन आपकी कॉन्टिन्यू N मॉलिक्यूल्स, तो यू विल गेट PMMA। ओके, what are properties of PMMA? It is a hard and transparent polymer and has excellent light transmission। इसकी light transmission की जो property है that is even better than that of glass। तो what are uses of PMMA? That's why it is used for manufacture of lenses, light covers and light shades। ठीक है, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट ट्रांसमिशन इसकी बेटर होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं लेंस बनाने के लिए, लाइट कवर्स बनाने के लिए, लाइट शेड्स बनाने के लिए, साइन बोर्ड्स बनाने के लिए। ओके, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रांसपेरेंट डोम्स, एयरक्राफ्ट विंडोज़, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स एंड आल्सो प्लास्टिक ज्वेलरी। तो दीज आर सम ऑफ द विनाइल एडिशन पॉलीमर्स, विनाइल ग्रुप जिसमें सब में प्रेजेंट था। अब जो रबर्ड्स हैं हमारी, नेचुरल रबर्ड्स और सिंथेटिक रबर्ड्स, दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस natural rubber and synthetic rubber one by one. Now first of all, what is natural rubber? Natural rubber is addition polymer of isoprene। isoprene monomer unit होती है natural rubber की। What is isoprene? Isoprene is 2-methyl-1,3-butadiene। ये देखो नीचे, ये ब्यूटाडाइन है, इसकी 2 पोजीशन पे आपने क्या लगाया है, मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीआइसोप्रीन बनेगा। कैसे बनेंगे, जो डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड C था, सिंगल कर दो, CH में सिंगल था, डबल कर दो, CH डबल बॉन्ड CH2 में डबल था, सिंगल कर दो और दोनों तरफ चेन कंटिन्यू कर दो, यू विल गेट योर पॉलीआइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबड़ है आपकी। ठीक है, अब क्योंकि जो ये पॉलीआइसोप्रीन है आपका, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी सिस कन्फिग्रेशन भी हो सकती है और ट्रांस भी। अगर इनमें सिस ओरिएंटेशन है तो वो आपकी नेचुरल रबड़ के नाम से हम उसको बोलते हैं, और अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका एक नेम होता है गट्टा पर्चा। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज़ गट्टा पर्चा, सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी वो नेचुरल रबड़ होती है। नाउ वल्कनाइज्ड रबड़। अब जो ये नेचुरल रबड़ हमारी बनती है पॉलीआइसोप्रीन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है, गमी प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत जल्दी ये चिपचिपी जो आप कह सकते हैं हो जाती है, और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम है एंड वियर एंड टीयर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से भी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन में हमें क्या करना है, रबड़ को हीट करना है सल्फ़र के साथ एट अप्रॉक्स 373 to 415 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, जब हम नेचुरल रबड़ को सल्फ़र के साथ हीट करेंगे तो वी विल गेट वल्कनाइज्ड रबड़। अब ये जो वल्कनाइज्ड रबड़ बनती है इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सीलेंट है, इलास्टिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी अब इसकी, एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस पे इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है वल्कनाइजेशन में, वल्कनाइजेशन में क्या होता है, जो पॉलीमेरिक चेन है, डिफरेंट चेन्स
उनके बीच में आपके सल्फ़र ब्रिजेस बन जाते हैं, जिसको आप क्रॉस लिंक्स भी कह सकते हैं। और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही इट विल एक्वायर नेटवर्क और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो रबड़ है आपका वो हार्ड और स्ट्रोंग हो जाता है। सल्फ़र ब्रिजेस बनने की वजह से जो इंडिविजुअल पॉलीमर चेन हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए रबड़ को आप कुछ ही एक्सटेंट तक स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, ये आपकी एक फर्स्ट वन इज़ 1 पॉलीमर चेन, देन सेकंड पॉलीमर चेन, तो इसके बीच में सल्फ़र एलाइलिक कार्बन पे सल्फ़र ऐड हो जाता है। तो ये सल्फ़र आपका एक एटम भी हो सकता है, ये देखिए 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये एक पॉलीमर चेन है, दूसरी पॉलीमर चेन है, तो इनके बीच में ये क्या बन गए हैं, सल्फ़र के क्रॉस लिंक्स बन गए हैं। और इन्हीं सल्फ़र के क्रॉस लिंक्स की वजह से अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं। दिस रबड़ इज़ नाउ वल्कनाइज्ड रबड़। इसका जो है अब टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। अब इसकी स्टिकीनेस जो प्रॉपर्टी थी नेचुरल रबड़ की वो भी ख़त्म हो जाती है। हाई टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकती है ये रबड़। तो दिस इज़ वल्कनाइज्ड रबड़। नेक्स्ट सिंथेटिक रबड़। नेम से ही पता चल रहा है अब जो रबड़ है हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और सिंथेटिकली हमने इस रबड़ को प्रिपेयर किया है। तो there are some types of synthetic rubber. First of all, we will discuss Buna N. This is also called nitrile rubber क्योंकि साइनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो Buna S कैसे बनाना है? Buna S जो है अब दैट इज़ अ कोपोलीमर, यानी कि 2 मोनोमर यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो एक इसकी यूनिट रहेगी, 1 पार्ट तो हमें लेना है इसमें ये CH2 डबल बॉन्ड CHCN, जिसको हम विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो 1 पार्ट हमें ये लेना है और 2 पार्ट ये हमने लेना है ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जो ये रबड़ बनेगी अब वही करना है आपने, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल कर देना, सिंगल की जगह डबल कर देना। दिस इज़ योर फाइनल रबड़ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CHCN और चेन कंटिन्यू। तो दिस इज़ ब्यूना N। क्या प्रॉपर्टी रहेंगी अब इसकी? इट इज़ मोर रिजिड। अब ये नेचुरल रबड़ से रिजिड रहेगा। इट रिस्पॉन्ड्स लेस टू द हीट, टेम्परेचर का कोई ख़ास इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी रेजिस्टेंट होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का भी कोई इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने इम्प्रूव कर दी हैं। तो कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल सील्स, होजेज एंड टैंक लाइनिंग्स। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक रबड़, ब्यूना N। ब्यू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, ठीक है। N हमारा नाइट्राइल रबड़ है ये, और जनरली हम सोडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। तो ब्यूना N। नेक्स्ट इज़ ब्यूना S। क्या फ़र्क है ब्यूना S में? अब BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन एंड Na सोडियम की प्रेजेंस में ब्यूना S। इसको हम SBR भी बोलते हैं, S स्टाइरीन, B ब्यूटाडाइन रबड़। तो SBR इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। ऊपर हमने ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड लिया था, यहाँ ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन लेना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टाइरीन है, सेकंड ब्यूटाडाइन है, दोनों के N मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए, यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ ब्यूना S। और ये जो ब्यूना S है, फर्दर हम इसकी वल्कनाइजेशन कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। और अब जो ये रबड़ बनती है इट इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर। बहुत ही स्टेबल रबड़ ये आपकी बनती है, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर ये विदस्टैंड कर सकती है। इसी वजह से इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स। जितने भी हमारे ये जो टायर्स होते हैं ऑटो कार, ठीक है, ऑटोमोबाइल इन जनरल के टायर्स जो हमारे सारे हैं
वो हमारे SBR के बनते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फुटवियर कंपोनेंट्स and other mechanical rubber goods. The last type of synthetic rubber, very important, is neoprene. Neoprene क्या है? सिंथेटिक रबड़ है. इसकी मोनोमर यूनिट आपकी रहेगी क्लोरोप्रिन. सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, जो आइसोप्रिन है उसमें सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था. यहाँ पर आपके देखिए ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ क्लोरो ग्रुप है. मिथाइल की जगह क्लोरो ग्रुप है, क्लोरोप्रिन है. N मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन करेंगे एंड यू विल गेट आइसोप्रिन. ठीक है. सिर्फ इतनी मॉडिफिकेशन करने से नेचुरल रबड़ आपकी सिंथेटिक रबड़ में चेंज हो गया विद लोट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़. अब ये बहुत ही एक्सीलेंट रबड़ है, थर्मोप्लास्टिक है. इसको वल्कनाइज्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वल्कनाइजेशन भी नहीं करने की ज़रूरत. बहुत ही सुपीरियर है ये एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबड़. क्यों? क्योंकि इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एयर का कोई इस पे इफ़ेक्ट नहीं होता, हीट का, लाइट का, केमिकल्स का, एसिड्स का, बेसिस का, किसी का भी इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. तो इट इज़ अ वेरी सुपीरियर रबड़. ठीक है. तो इसी वजह से कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसमिशन बेल्ट्स, प्रिंटिंग रॉप्स, प्रिंटिंग रोलर्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. थोड़ी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे. प्रिंटिंग रोलर्स, होजेस बनाने के लिए, शू हील्स बनाने के लिए और कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये था हमारा नियोप्रिन, वेरी सुपीरियर सिंथेटिक रबड़. तो बच्चों इसमें हमने इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स along with नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़ एंड ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसके अंदर. ठीक है. ओके, थैंक यू.